मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम के बैनर तले आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहे इस विशाल रैली में मंच पर मौजूद मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के संयोजक मेरे सहयोगी इंजीनियर वीके परिहार जी, ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री मेरे सहयोगी इंजीनियर अभिमन्यु धनखड़ जी और ऑल इंडिया पावर फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के अतिरिक्त महासचिव मेरे अनुज इंजीनियर जयप्रकाश जी, वेस्टर्न इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के चेयरमैन इंजीनियर पवन जैन जी और जितने भी सम्मानित पदाधिकारी मंच पर बैठे हुए हैं, उपस्थित बहनों भाइयों और शिवराज सिंह सरकार की खुफिया के नुमाइंदों, मित्रों, मैं सबसे पहले आज के एक बहुत ही सफल कार्यक्रम के लिए, बहुत सफल समागम के लिए यूनाइटेड फोरम के तमाम पदाधिकारियों, विभिन्न क्षेत्रों से, मंडलों से आप लोग जो आए हैं, आप सबका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं जितनी सफलता से आज ये कार्यक्रम हुआ। और हरिवंश राय बच्चन जी की चंद पंक्तियां आपको मैं समर्पित करना चाहता हूं। मधुशाला की पंक्तियां हैं, लेकिन ऐसी ही पंक्तियों की जरूरत है, ऐसी भावना की जरूरत है। बनी रहे अंगूर लताएं, बनी रहे अंगूर लताएं जिनसे बनती है हाला, बनी रहे अंगूर लताएं जिनसे बनती है हाला, बनी रहे यह मिट्टी जिससे बनता है मधु का प्याला, बनी रहे अंगूर लताएं जिनसे बनती है हाला, बनी रहे यह मिट्टी जिससे बनता है मधु का प्याला, बनी रहे यह मदिर पिपासा, यह अतिरिक्त प्यास देश को बचाने की, उद्योग को बचाने की, संगठन को बचाने की, कर्मचारियों के भविष्य को बचाने की यह अतिरिक्त प्यास बनी रहे यह मदिर पिपासा जिसका कोई अंत न। बनाए रखिए इस ज्वाला को, बनी रहे यह मदिर पिपासा जिसका कोई अंत न हो, बने रहे ये पीने वाले, बनी रहे यह मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन के इन शब्दों में मैं यूनाइटेड फोरम की संघर्ष की अतिरिक्त प्रयास का अभिनंदन करना चाहता हूं। दूसरी बात मित्रों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बिजली के क्षेत्र में निजीकरण लंबे समय से करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी फीडबैक वेंचर्स एक कंपनी है, उसके अमित रंजन करके एक चेयरमैन, उनका एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ। वह इंटरव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानते हैं उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बिजली के सेक्टर में निजीकरण ने फ्लड गेट खोल दिया है उद्योगपतियों के लिए। उसमें उन्होंने लिखा टेलीकॉम सेक्टर तो कुछ भी नहीं है, बिजली सेक्टर में बहुत बड़ी लूट है। और आगे उन्होंने क्लियर किया है कि बिजली के सेक्टर में निजीकरण के लिए जो नीति बनाई गई है, उसमें लिखा गया है कि प्राइवेट कंपनियों को क्लीन बैलेंस शीट दी जाएगी, यानी निजी उद्योगपतियों के लिए खुला बाजार है, खुल के खेलो। और उन्होंने कर्मचारियों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है, उन्होंने कहा है यह स्टाफ बैगेज जो है, इससे मुक्ति का। अब एक साथ दो प्रोग्राम नहीं चल सकते, इसको रुकवाइए।
तो स्टाफ को उन्होंने हेलो, ये अशोक जैन से मेरा निवेदन है, ये जो डीजे चला दिया है उसको बंद करवाएं। हेलो, डीजे में डीजे जो बाहर चल रहा है कृपया डीजे बंद कर ले। डीजे जो बाहर चल रहा है कृपया डीजे बंद कर ले। अशोक जैन जी, डीजे संचालक। चलिए, दूसरा काम ज्यादा आसान है। मैं आपको आंदोलन की शुभकामनाएं देता हूं। आपको मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि पूरे देश के 15 लाख बिजली कर्मी आपके साथ खड़े हैं, और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय इंकलाब जिंदाबाद। शैलेंद्र जी संघर्ष को हम हमारे शैलेंद्र जी संघर्ष को हम आपके साथ हैं। नहीं, मेरे लिए नहीं, हमारा पहनते ही मेरे लिए ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो व्यवस्था है कार्यक्रम की, अगर व्यवस्था में अब जुलूस चलना है तो मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूँ, जुलूस चलना चाहिए। एक बार मैं हट गया मंच से। व्याख्यान के बाद होगी सर, आपके व्याख्यान के बाद होगी। आपका सब सुनना चाहते चलिए, अगर मैं आपके कार्यक्रम में व्यवधान नहीं डाल रहा हूँ तो जो बातें जानना जरूरी है, ऐसी कुछ बातों की चर्चा करूंगा आपके सामने। मैं यह कह रहा था कि बिजली के सेक्टर में निजीकरण के लिए जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं, जो नीति बनाई है, उस नीति में पहली बात तो यह कही गई है कि बिजली कंपनियां जब निजी क्षेत्र को हैंडओवर की जाएंगी, उसको दी जाएंगी, तो पूरी कंपनी की, जैसे मध्य प्रदेश में 3 कंपनियां हैं, 4 कंपनियां, 3 है नहीं, वितरण की 3 कंपनी, यह वितरण के लिए नीति है। तो वितरण की 3 कंपनियां हैं, एक एक कंपनी जब बेची जाएगी तो जो उनका केंद्र सरकार का जारी किया हुआ डॉक्यूमेंट है, वो दस्तावेज कहता है कि पूरी कंपनी की जमीन 1 रुपए में लीज पर प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर कर दी। अब यह शर्मनाक है कि नहीं? शर्मनाक है। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत व्यस्त हैं। मुझे मालूम है कि आपको व्हाट्सएप पर बहुत टाइम देना पड़ता है, कभी सुशांत के मामले में देना पड़ता है, कभी कंगना के मामले में देना पड़ता है, मुझे मालूम है। लेकिन कुछ टाइम इस पर भी हमें देना चाहिए। यह जनता की गाढ़ी कमाई से बनाई गई संपत्ति है। 1 रुपए में यह संपत्ति कैसे दी जाएगी निजी घरानों को? क्या आधार है 1 रुपए में इसको देने का? मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने जब कहीं पर हमने सब स्टेशन बनाए हैं, वह जमीन अगर हमने किसानों से एक्वायर किया है तो किसानों को हमने कंपनसेशन दिया है। वह जमीन जिससे भी हमने लिया है, उस जमीन का हमने उसको कंपनसेशन दिया है। वही जमीन, पूरी की पूरी जमीन। और मजेदार बात ये तुर्रा ये कि अगर आप केंद्र के या राज्य के मंत्रियों से बात करें तो कहते हैं, शैलेंद्र जी हम बेच कहां रहे हैं, हम तो लीज पर 1 रुपया में दे रहे हैं। मैंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंचाइजी का अरेंजमेंट जब आया था, मध्य प्रदेश में भी 3 जगहों का फ्रेंचाइजी हुआ, ग्वालियर का, उज्जैन का और सागर का। उत्तर प्रदेश में जब फ्रेंचाइजी हो रहा था तो चीफ सेक्रेटरी से बातचीत होने लगी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि यह फ्रेंचाइजी जो दिया जा रहा है, इसमें हमारी जमीन, हमारे दफ्तर, हमारी लाइनें, हमारे सब स्टेशन, हमारे स्विच गियर, हमारे ट्रांसफार्मर, इनका क्या मूल्यांकन किया गया? कितने रुपए में ये प्राइवेट कंपनी को दिए जाएंगे? आपको मालूम उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा ये तो मुफ्त में दिया जाए। मैंने आरटीआई में एक सवाल किया उत्तर प्रदेश सरकार से कि आगरा में टोरेंट कंपनी को जो फ्रेंचाइजी दिया गया है, उसमें पावर कॉर्पोरेशन की परिसंपत्तियां कितने में दी गई? उत्तर प्रदेश सरकार का लिखित उत्तर है, मुफ्त में दी गई है। मैंने पूछा चीफ सेक्रेटरी से, मुफ्त में ये क्यों दी गई है? उन्होंने कहा, शैलेंद्र जी हमने बेचा थोड़ा है, 15 साल के लिए फ्रेंचाइजी पर दिया। मैंने उनसे कहा, आप चीफ सेक्रेटरी है, आपके पास सरकारी गाड़ी भी होगी,
बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी के पास तो होती ही है गाड़ी। मैंने कहा आपके पास पर्सनल गाड़ी भी होगी? तो थोड़ा शर्मा के बोले। उन्होंने कहा हाँ शैलेंद्र जी, अच्छी गाड़ी है मेरे पास। मैंने कहा मेरे पास बाई चांस गाड़ी नहीं है, और मैं चाहता हूं जब तक आप चीफ सेक्रेटरी हैं, आपको सरकारी गाड़ी मिली हुई है, तब तक आप अपनी व्यक्तिगत गाड़ी मुझे फ्रेंचाइजी पर देंगे। वो भौचक्के हो गए, मेरी ओर देखते रहे। उन्होंने कहा शैलेंद्र जी कैसी बातें आप कर रहे हैं, क्या हो गया? वह पर्सनल प्रॉपर्टी है, वह फ्रेंचाइजी पर कैसे दी जा सकती है? पर्सनल प्रॉपर्टी फ्रेंचाइजी पर नहीं दी जा सकती। जनता की संपत्तियां लुटाई जा सकती हैं, उद्योगपतियों को 1 रुपए नहीं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यह स्वीकार्य है, जिसके लिए हम लोग अभिमन्यु जी, जयप्रकाश जी, परिहार जी, हम सब लोग घूम रहे हैं। यह अस्वीकार्य है। अगली बात जानते हैं दस्तावेज में क्या लिखा है? उस दस्तावेज में लिखा है कि जब प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा तो जितने ऋण है, जितने घाटे हैं, इनको लायबिलिटीज कहते हैं, वह सब सरकार टेक ओवर कर लेगी और प्राइवेट कंपनी को क्लीन बैलेंस शीट देगी। अब मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक प्रश्न है, चाहे मामा जी हो, चाहे भांजे जी हो, चाहे चाचा जी हो, कोई जी हो, कि आपके पास इतना सामर्थ्य है कि निजी कंपनी को देने के लिए आप सारे घाटे टेक ओवर कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के आज के घाटे टेक ओवर करने में क्या दिक्कत है? वह तो आपकी नीतियों के कारण से। आप निजी कंपनी के लिए कर सकते हैं, जनता की संपत्ति के लिए क्यों नहीं कर सकते? तीसरी बात और मजेदार लिखी, उसमें लिखा है कि जो बिजली खरीद के करार है, पावर परचेज एग्रीमेंट, वह सरकार टेक ओवर कर लेगी। और चूंकि महंगी बिजली खरीद के करार है, मुझे मालूम है पवन जैन जी ठीक करेंगे, दुर्गेश पारसन जी ठीक करेंगे मेरी बात। मध्य प्रदेश में 2 साल में 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है कारपोरेट घरानों को, जिनसे हमने 1 यूनिट भी बिजली नहीं खरीदी है। मैं ठीक बोल रहा हूं? बिना 1 यूनिट बिजली खरीदे मध्य प्रदेश में 2 साल में कारपोरेट घरानों को 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ये पैसा किसके मत्थे गया? आम जनता के। ये आम जनता का पैसा है। और आप कह रहे हैं कि पावर परचेज एग्रीमेंट सरकार टेक ओवर कर लेगी और सरकार निजी कंपनियों को, जिससे उनको कोई घाटा ना हो, निजी कंपनियों को वह पावर परचेज एग्रीमेंट सब्सिडाइज करके उनको बिजली देगी। यानी अगर पावर परचेज में हमें 5 रुपए की, 6 रुपए की बिजली मिलती है, तो प्राइवेट कंपनी को 3 रुपए में वो बिजली सरकार देगी, 3 रुपए का घाटा सरकार उठाएगी। ये सब गवर्नमेंट के दस्तावेज में लिखा हुआ। इन लोगों को शर्म नहीं आती, इसलिए आप उनको बेशर्म मत कहिए। शब्दकोश में कोई और शब्दावली ढूंढिए, उनको शर्म नहीं आती। और जानते हैं क्या लिखा उसमें? केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। अभी मैं चंडीगढ़ गया था 3 तारीख। इस पैंडेमिक के दौरान जब कोरोना वॉरियर की तरह अभी जयप्रकाश ने कहा, 5 अप्रैल को 31,000 मेगावाट का वेरिएशन हुआ है लोड में, और केवल एक व्यक्ति के, आप जो क्या कहना चाहे उसको कह लीजिए, मैं कोई शब्दावली इस्तेमाल नहीं करूंगा। उनका मान रखने के लिए हमने ग्रिड की रक्षा की। हमारे कर्मचारी और इंजीनियर 3 दिन से लगातार वहीं सोते रहे, ग्रिड पर सोते रहे। 31,000 मेगावाट का वेरिएशन हुआ लोड में, ग्रिड फेल हो सकता था। दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। लेकिन हमें कोरोना वॉरियर भी नहीं माना गया। हमें तोहफा दिया गया 17 अप्रैल को इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के जरिए निजीकरण, और 12 मई को तोहफा दिया आत्मनिर्भर भारत के नाम। आत्मनिर्भर कैसा होता आत्मनिर्भर भारत, अभी बता रहा हूं। निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने एक आदेश जारी किया 12 मई को। अभी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर सबकी ओपिनियन भी नहीं आई। वो ओपिनियन 5 जून तक आनी थी अभिमन्यु जी, ठीक है ना? लेकिन 12 मई को निर्देश जारी हो गए
केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली विभाग का निजीकरण कर दिया जाए, ऑर्डर जारी हो, उस पर काम भी हो रहा। दिल्ली पहले निजी हाथों में, बाकी केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पांडिचेरी है, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन, दीव, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यह केंद्र शासित प्रदेश है। इन सब के निजीकरण के आदेश जारी हो चुके हैं, इन सब के निजीकरण पर कार्य हो रहा है। उसी दृष्टि से मैं चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ में टेंडर हो गया, प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस हो गई 1 दिसंबर को। उसी दिन चंडीगढ़ के हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, उसने कहा मनमाने तौर पर इसको बेचा नहीं जा सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटा दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, समझ गए ना मेरी बात? उन्होंने उस रोक को हटा दिया। तो उसके विरोध में भी 9 तारीख को सुनवाई है, कर्मचारी यूनियन भी सुप्रीम कोर्ट में गई। लेकिन अभी मैं जब चंडीगढ़ में था 3 तारीख, तब जो दस्तावेज मेरी जानकारी में आए, भाई जमीन तो 1 रुपए में दे दी जाएगी जिस कंपनी को जाएगी, चंडीगढ़ की जमीन। चंडीगढ़ में जमीन की कीमत क्या है अभिमन्यु जी अच्छी तरह से जानते हैं, ये वहीं से आते हैं। हाँ सर, 144 गज का कोई दुकान होती है ना, 16 करोड़ रुपए की। 144 गज 16 करोड़ की कीमत होती है, 16 करोड़ में 144 गज, पूरा चंडीगढ़ 1 रुपए में दे दिया जाए। लेकिन असेट्स का क्या होगा? जो वहां ट्रांसफार्मर लगे हैं, स्विच गियर है, सब स्टेशन है, उनका क्या होगा? आपको ताज्जुब होगा, बल्कि मैं कह रहा हूं धक्का लगेगा आपको सुन के जो बात मैं बताने जा रहा हूं। यह लिखा गया है कि असेट्स की कीमत का पता नहीं है, असेट्स का कोई रजिस्टर नहीं है, उनका कोई मूल्यांकन नहीं है, इसलिए हर असेट 1 रुपए में प्राइवेट कंपनी को दे दी जाए। सेम 1 रुपए में। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये धिक्कारने की बात। 100 MVA का भी ट्रांसफार्मर लगा होगा चंडीगढ़ में, 5 करोड़ का होगा, 2 करोड़ 3 करोड़ के पता नहीं कितने ट्रांसफार्मर वहां पर लगे होंगे, सब 1-1 रुपए में। एवरी एसेट इन को दुकानें लगती है ना, हर माल। क्या हो रहा है इस देश में, यह बात भी हमें समझना चाहिए, न केवल बिजली कर्मी होने के नाते। ठीक है, व्हाट्सएप पर बिजी रहिए, उन बातों में कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है अपनी जगह पर, मनोरंजन के लिए कंगना भी ठीक है, वो सब सही है, लेकिन ये मनोरंजन का विषय नहीं। आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी अगर इसको ना रोका। चंडीगढ़ का निजीकरण होने जा रहा है। चंडीगढ़ का अर्थ जानते हैं? चंडीगढ़ का अर्थ बताना चाहता हूं आपको। 9.2% लॉसेज हैं चंडीगढ़ में। मध्य प्रदेश के लॉसेज क्या है जरा बता दीजिएगा, बताइए कौन? 33% लॉसेज है मध्य प्रदेश में, चंडीगढ़ के लॉसेज है 9.2%। चंडीगढ़ में 365 करोड़ रुपए का मुनाफा है चंडीगढ़ में प्रतिवर्ष। चंडीगढ़ मुनाफा कमाए। चंडीगढ़ की बिजली की दरें उत्तरी भारत में सबसे कम है। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, लेकिन चंडीगढ़ में बिजली की दरें हरियाणा से भी कम है, चंडीगढ़ में बिजली की दरें पंजाब से भी कम। लूट का इतना अच्छा शिकार कोई मिलेगा नहीं। आप समझ में आ गई आपको बात? 1 रुपए में वो शिकार किया जा रहा है निशाने पर है, जहां 365 करोड़ का बैठे बैठाए मुनाफा हो रहा है प्रतिवर्ष। कॉर्पोरेटाइजेशन भी नहीं हुआ, वहां कॉर्पोरेटाइजेशन भी नहीं हुआ। सरकार की कंपनी चंडीगढ़। अभी केंद्रीय विद्युत मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा और राज्यसभा में इसी सत्र में पारित किया है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट में कहा, उन्होंने शायद 50 सेकंड भी नहीं दिया बिजली। उन्होंने बजट में कहा कंज्यूमर्स को चॉइस दिया जाए, एक क्षेत्र में एक से ज्यादा बिजली कंपनियां काम करेंगी। मैं इस मंच के माध्यम से मध्य प्रदेश की राजधानी में
बड़ी विनम्रता पूर्वक एक प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से। मेरा प्रश्न है, बड़ा विनम्र प्रश्न है कि एक और आप कह रहे हैं, बजट में कह रहे हैं कि एक क्षेत्र में एक से ज्यादा कंपनियां होंगी, दूसरी ओर आप चंडीगढ़ के 100% स्टेक को बेच रहे हैं। यह सत्य है कि वह सत्य है? आपको समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आई? दिल्ली में 51% स्टेक बिकी है, मुंबई में, कोलकाता में, सूरत में, अहमदाबाद में, जहां जहां पर भी निजीकरण है 51% निजी क्षेत्र के पास है, 49% गवर्नमेंट के पास है। लेकिन चंडीगढ़ पहला उदाहरण है जहां 100% स्टेक बिक रही है, 100%। एक और आप कह रहे हैं एक से ज्यादा कंपनियां होंगी, एक और आप एक शहर की 100% स्टेक एक कंपनी को बेच रहे हैं। आपका वह बयान सही है कि यह बयान सही है? यह धोखा है। और बिल्कुल ठीक कहा था जयप्रकाश ने, जब उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। जब उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखलाना ही जरूरी है। मैंने यही कहा चंडीगढ़ के लोगों ने, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो, कोहराम। यह परिवर्तन का युग है, यह क्रांति का समय है जब बिजली के क्षेत्र के कर्मचारियों को खड़ा होना। मैं इस बात के लिए आपका सबका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। अपनी सामर्थ्य के अनुरूप हर प्रांत के लोग लड़े। जब पैंडेमिक के दौरान लोग घरों में छिपे बैठे थे, तब सबसे पहले 1 जून 2020 को 15 लाख बिजली कर्मचारी सड़कों पर निकले थे। चाहे सिक्किम हो, चाहे लेह हो, चाहे लाहौल स्पीति हो, चाहे मनाली हो। देखा ना आप लोगों ने वह सब चित्र? तो बिजली कर्मियों ने इसकी परवाह नहीं की। क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कोरोना में तो हम वैसे ही लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। अपने अस्तित्व के लिए अगर हमें सड़क पर निकलना है तो अपने अस्तित्व के लिए भी हम सड़क पर निकलेंगे। अभी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 की बात करना बेकार है। 2021 का ड्राफ्ट जारी हो गया, बिल जारी हो गया, ड्राफ्ट बिल जारी हो गया। ट्रांसपेरेंसी, कितनी ट्रांसपेरेंसी है सरकार की? केंद्र सरकार की कितनी ट्रांसपेरेंसी है? मैं सीधे चुनौती देना चाहता हूं केंद्रीय विद्युत मंत्री, आपने लिस्टिंग कर दिया। जाइए गूगल पर देखिए, लोकसभा बुलेटिन, राज्यसभा बुलेटिन में आपने लिस्टिंग कर दिया है। लोकसभा में 29 बिलों में 16वें नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021, राज्यसभा में 29वें नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 कहीं है ही नहीं। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी नहीं, और जो लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर है वहां भी केवल बिल का नाम है, बिल का मसौदा नहीं। क्या ट्रांसपेरेंसी है? कौन सी पारदर्शिता? क्या उस बिल में अभी कोई परिवर्तन अदानी को करना है? क्योंकि अभी तो वह बिल प्रसारित नहीं है। कुछ जानकार लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा हो सकता है शैलेंद्र जी गौतम भाई के पास गया हो। गौतम भाई नाम सुना आपने? नहीं सुना? अडानी के नाम से जानते। गौतम भाई किसने नाम सुना है? हाथ उठाइए। कम लोगों ने सुना। अडानी का पूरा नाम गौतम अडानी है, उन्हीं को गौतम भाई कहते हैं। वो समझ रहे हैं ना, जिनकी पीठ पर मुकेश अंबानी हाथ रख सकते हैं, वो उनको गौतम भाई कहते हैं। तो लोगों ने, जानकार लोगों ने कहा हो सकता है गौतम भाई के पास ड्राफ्ट गया और उनको संशोधन गौतम भाई की। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई पार्टिसिपेशन नहीं। अकाउंटेबिलिटी किसकी? राज्यों की। बिजली संविधान के 7वें शेड्यूल में है समवर्ती सूची। समवर्ती कहते हैं राज्य का और केंद्र का बराबर। विद्युत वितरण प्योर राज्य का विषय, यह राज्य तय करता है विद्युत वितरण का काम।
उन्होंने कह दिया लाइसेंस की जरूरत है, राज्यों से कोई डिस्कशन नहीं। 3 जुलाई को केंद्रीय विद्युत मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके राज्यों के बिजली मंत्रियों को मीटिंग किया और उसके मिनट्स जारी हुए हैं। किस तारीख को? मिनट्स किस तारीख को जारी हुए? 1 अगस्त को मिनट्स जारी हुए। उन मिनट्स में लिखा है कि इसका अमेंडेड ड्राफ्ट जारी किया जाए। आज तक वो मिनिस्ट्री पे नहीं है, लिस्टिंग में आ गया लोकसभा और राज्यसभा। वेबसाइट पे है वो, पावर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे वो मिनट्स पड़े हुए। आप बात नहीं करना चाहते राज्यों से, क्या अकाउंटेबिलिटी है आपकी? नो पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। बिजली के क्षेत्र में स्टेक होल्डर कौन है? सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिजली का कंज्यूमर है और दूसरा स्टेक होल्डर बिजली का कर्मचारी है जो यहाँ पर बैठा हुआ है। किसी से आपको मतलब नहीं। आपको मैं बताऊं केंद्रीय विद्युत मंत्री का चेहरा क्या है। अभी पांडिचेरी के कर्मचारियों ने 11 जनवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल की निजीकरण के विरोध। 3 दिन वह हड़ताल चली। 3 दिन के बाद पांडिचेरी के मुख्यमंत्री ने बुलाया। पांडिचेरी की विधानसभा ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया है कि हम निजीकरण नहीं होने देंगे। सर्वसम्मत से पारित किया। और एक मैडम वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, किरण बेदी, नाम आपने सुना होगा। वो कह रही है हम असेंबली को मानते ही नहीं। वो गौतम भाई को मानती है ना, नया लोकतंत्र। तो जब पांडिचेरी के मुख्यमंत्री ने आर.के. सिंह साहब से बातचीत किया केंद्रीय विद्युत मंत्री से, तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को आप ले आइए दिल्ली में, मैं बात करूंगा। 21 जनवरी को बातचीत तय हुई। पांडिचेरी के कर्मचारी संगठन दिल्ली गए मुख्यमंत्री के साथ। आर.के. सिंह ने कहा कि हम 2 से ज्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे। उनके ऑफिसर्स ने कहा। इस पर भी कर्मचारी मान गए। ये हो गया, एक कर्मचारियों का प्रतिनिधि हो जाए, एक इंजीनियरों का हो जाए, चलो 2 प्रतिनिधि बात कर लेंगे। और जब मुख्यमंत्री गए बात कर, मुख्यमंत्री पांडिचेरी की जब गए बात करने के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्री के पास, तो जानते हैं केंद्रीय विद्युत मंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा हम कर्मचारियों से बात ही नहीं करेंगे। नहीं किया बात उन्होंने, कर्मचारी बाहर बैठे रहे। और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? पांडिचेरी के मुख्यमंत्री भारत के गृह राज्य मंत्री थे 7 साल पहले, नारायण स्वामी। आप देख लीजिए गूगल पर जाके, भारत के गृह राज्य मंत्री थे। और आर.के. सिंह कौन थे तब? इनके सेक्रेटरी थे। आर.के. सिंह सेक्रेटरी होम रहे हैं, आर.के. सिंह इनके सेक्रेटरी थे। लेकिन पांडिचेरी के मुख्यमंत्री ने कहा मेरा सेक्रेटरी था, मेरे सामने खड़ा रहता था, आज अकड़ के बात कर रहा था और कह रहा था निजीकरण तो वो कर रहे। इस देश में सबका खून है। यह तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है। एक बहुत बढ़िया, सबका खून। आप बात नहीं करेंगे, इतनी अकड़ है आप। रामधारी सिंह दिनकर की कई पंक्तियां सुनाया अभी अभिमन्यु जी ने, लेकिन उन पंक्तियों का अंत होता है लो परिवर्तन के रथ का, लो परिवर्तन के रथ का घर घर नाद सुनो, लो परिवर्तन के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता। अब जनता को सड़क पर उतारा। इस दृष्टि से यूनाइटेड फोरम का जो आज का कार्यक्रम है, मैं एक बार फिर आपका क्रांतिकारी सलाम करता हूं। यह सड़क पर उतारने का कार्यक्रम ठीक कहा जयप्रकाश जी ने। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़क सूनी हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है। और संसद की इसी आवारगी को रोकने के लिए, सड़क के सन्नाटे को, सड़क के सूनेपन को आज परिहार के नेतृत्व में आप लोगों ने तोड़ने का काम लिया है। आपको एक बार फिर मैं आपका क्रांतिकारी अभिनंदन। दोस्तों, यह लड़ाई तो आपको, यह लड़ाई तो आप होगी, यह बात मैं आपसे बिल्कुल साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं। नहीं बेचने देंगे हम इस प्रकार से, लेकिन निजीकरण की नीति केंद्र सरकार बनाएगी, उसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई के हम लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। पैंडेमिक में इतनी लड़ाई बैंक के लोगों ने नहीं किया जितनी हम लोग। पहले बैंक के लोग इस बात के लिए ख्यातिरत्न थे कि सबसे ज्यादा
हड़तालें या लड़ाइयां वो करते, लेकिन बिजली के कर्मियों ने की। तो यह लड़ाई तो होने जा रही, लड़ाई तो होगी है। और केंद्र नीति बनाएगी, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे, लेकिन उस नीति पर अमल करने का काम तो राज्य करेंगे ना। और जिस राज्य में अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाएगा, अभी उत्तर प्रदेश की एक झलकी देखा है आपने, मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, सारे देश की ताकत उस राज्य में लगा दी जाएगी और अश्वमेध का घोड़ा इनका पकड़ लेगा। वह भगत सिंह के, वह शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर हमें रोकना चाहते थे। शहीद आजम भगत सिंह मरकर भी न जाएगी मन से वतन की उल्फत, मरकर भी न जाएगी मेरे मन से वतन की उल्फत, मरने के बाद भी खुशबुए वतन आएगा। ये मेरा वाक्य नहीं, शहीद आजम का। मेरे मरने के बाद भी मन से न जाएगी वतन की उल्फत, मरने के बाद वो कहते हैं खुशबुए वतन आएगी, मेरे शरीर से भी, मेरे कफन से भी इस मुल्क की, इस देश की खुशबू आएगी। ये भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं। मैं अभी लखनऊ की एयरपोर्ट से आया, लखनऊ के एयरपोर्ट पर जब पढ़ता हूं अदानी एयरपोर्ट, एक धक्का लगता है, सदमा सा लगता है। किसानों के सबसे बड़े नेता, आज किसान आंदोलन हो रहा है, तो किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह के नाम पर वो एयरपोर्ट था, आज उसका नाम अदानी एयरपोर्ट है। लौह पुरुष सरदार पटेल, अहमदाबाद का एयरपोर्ट उनके नाम पर था, आज उसका नाम अदानी एयरपोर्ट है। तो महापुरुषों के नाम पर जो एयरपोर्ट थे, उनके नाम अदानी के नाम पर होते चले जा रहे हैं। ऐसे भारत का सपना शहीद आजम भगत सिंह ने नहीं देखा। यह शहीद आजम भगत सिंह का सपना नहीं था। और आपको यह भी मैं बताता चलूं, अदानी को 50 साल के लिए 1 रुपए में एयरपोर्ट दिया गया है। फिर से दोहरा रहा हूं, 50 साल के लिए 1 रुपए में एयरपोर्ट दिया। 50 साल बाद देने वाला जिंदा नहीं होगा, 50 साल बाद लेने वाला जिंदा। क्या बात है। और ये जनता की संपत्ति, इस जनता की संपत्ति में उस चाय वाले का भी अधिकार है जो सड़क के किनारे चाय बना रहा है, क्योंकि जो सड़क के किनारे चाय बना रहा है, चाय की पत्ती पर उसने जीएसटी का भुगतान किया है, टैक्स दिया है, और जनता के टैक्स से ये एयरपोर्ट बना, जनता के टैक्स से ये बिजली घर बने, जनता के टैक्स से ये परिसंपत्तियां बनी। तो हम लोगों को आज संकल्प लेना पड़ेगा। वो लोग थोड़ा जल्दी में, मैं अपनी बात को जल्दी विराम दूंगा। पूरी बात बोलिए सर, पूरी बात। आज एक संकल्प हम लोगों को लेना पड़ेगा और उस संकल्प के साथ हम लोग जाएं। देखिए, लड़ाई तो आज शुरू हो रही, लड़ाई खत्म नहीं हो रही, लड़ाई तो आज शुरू हो रही। और जब लड़ाई शुरू आज हो रही है तो इसको अंजाम तक ले जाना, मात्र इतना ही संकल्प हम लोगों को लेना। वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 में कह रहे हैं कि एक क्षेत्र में एक से ज्यादा बिजली कंपनियां काम करने के लिए आ जाए, अच्छा है। यह अरबों खरबों रुपए का जो नेटवर्क है, जो बिजली के खंभे हैं, जो टावर हैं, आप कभी जाइए बद्रीनाथ केदारनाथ, आप कभी जाइए बस्तर के जंगलों में, बस्तर को आप लोग गए होंगे, वहां पर जो टावर पहुंची है, वहां तक जो बिजली की लाइनें पहुंची हैं, जहां सेना नहीं पहुंच सकती, नक्सलाइट रहते हैं, किसने पहुंचाया? वह भगवान ने नहीं पहुंचाया है, बिजली कर्मचारियों ने पहुंचाया है। यह ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बिजली कर्मचारियों बिजली की लाइन लेके गए हैं, बिजली को लेके गए। तो यह परिसंपत्तियां जो हमारी खड़ी की हुई हैं, ऐसी ही परिसंपत्तियां जो निजी कंपनियां काम करने आना चाहती हैं, हम स्वागत करेंगे, अपना नेटवर्क खड़ा करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं,
लेकिन हम अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके उनको पैसा नहीं कमाने देंगे। यह संकल्प आज हम लोगों को लेना होगा। यह कहने के लिए एक बगुड़ा जी थे, सुंदरलाल बगुड़ा, वह चिपको आंदोलन चलाते थे उत्तराखंड में। और चिपको आंदोलन का मतलब यह था, ये हमारे पेड़ हैं, इन पेड़ों से हम किसी को मुनाफा नहीं बनाने देंगे, कटने नहीं देंगे इन पेड़ों को कि इनको काट के कोई मुनाफा कमाए। मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूं कि हमारे खंभों से अगर बिजली बेचने का काम निजी कंपनियां करती हैं बिना एक पैसा खर्च किए, खंभे हमारे बनाए हुए, क्षमा कीजिएगा, इस नेटवर्क को बनाने में हजारों बिजली कर्मचारियों की जान गई है, यह भी ध्यान दीजिएगा। क्या इस नेटवर्क को, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, निजी कंपनियों को प्रयोग करने की अनुमति हमें देनी चाहिए? लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बिल में यही शब्द लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एक क्षेत्र में एक से ज्यादा कंपनियां काम करने आएंगी और वह जो मौजूदा कंपनी है उसके नेटवर्क का इस्तेमाल करके बिजली बेचेंगी और मुनाफा कमाएंगी। क्या ये चलने देना चाहिए? एक सत्याग्रह की तरह हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। बेशक आ जाए बिजली कंपनी, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपना खंभा लगाइए, अपना ट्रांसफार्मर लाइए, अपना नेटवर्क लगाइए, बीएसएनएल की कहानी को दोहराने नहीं दिया जाएगा। बीएसएनएल के स्पेक्ट्रम को प्रयोग किया प्राइवेट कंपनियों ने, बीएसएनएल को आज तक 4G नहीं मिला। हमारे साथ क्या होगा? हमारे नेटवर्क के जरिए वो बिजली बेचेंगे केवल उद्योगपतियों को, उद्योगों को बिजली बेचेंगे, कमर्शियल को। 3 रुपए 4 रुपए की सोलर पावर खरीद लेंगे, 8 रुपए 9 रुपए की इंडस्ट्रीज को बेचेंगे, वह तो मालोमाल हो जाएंगे। हमारे पास से इंडस्ट्री चली जाएंगी, हमारे पास से कमर्शियल चला जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है बिल में यूनिवर्सल पावर सप्लाई का ऑब्लिगेशन केवल सरकारी कंपनी का होगा। क्या अर्थ है यूनिवर्सल पावर सप्लाई का? यूनिवर्सल पावर सप्लाई का अर्थ यह है कि सबको बिजली देने की बाध्यता यह केवल सरकारी कंपनी की होगी। सबको बिजली देने की बाध्यता, तो सबको बिजली देने की बाध्यता केवल सरकारी कंपनी की होगी। तो किसानों को नुकसान उठा के हम बिजली देंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन को नुकसान उठा के हम बिजली देंगे, कॉमन कंज्यूमर को नुकसान उठा के हम बिजली देंगे, और मुनाफा उठा के इंडस्ट्रीज को और कमर्शियल को गौतम भाई बिजली देंगे। अब गौतम भाई से आप समझ जाया करिए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यह स्वीकार्य नहीं। अभी मेरे पास पर्ची आई है कि प्रशासन को जल्दी हो रही है कि रैली निकालनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन को रैली निकालने की इतनी जल्दी हो रही है, प्रशासन को निजीकरण रोकने की भी जल्दी होनी चाहिए। क्या बात है? वह भी जल्दी होनी। मैं आपके कार्यक्रम में बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन यह हमारी रैली है, हम जब चाहेंगे तब रैली निकालेंगे, यह संकल्प है। प्रशासन नहीं तय करेगा। हजारों लोगों को गिरफ्तार करने की हिम्मत है शिवराज सिंह की सरकार की। यह हजारों लोग अकेले नहीं हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर हिम्मत हो तो आज गिरफ्तार करके यहाँ दिखाएं। देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी गिरफ्तारियां देना शुरू कर देंगे। आज से ही शंखनाद हो जाएगा धर्म युद्ध का। हिम्मत हो तो गिरफ्तारी करके दिखाएं। आज से ही शंखनाद हो जाएगा पूरे देश में। तो यह जो डॉक्यूमेंट है, शैलेंद्र बेदी संघर्ष करो। यह जो डॉक्यूमेंट है निजीकरण का, मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं, देखिए वह गलतफहमी में न रहे। रोशनी देना हमारी फितरत है। हम उजाला देते हैं, हम उजाला बेचते हैं। उजाला हमारा धर्म है, रोशनी देना हमारी फितरत है। रोशनी देना हमारी फितरत है। वो समझते हैं कि हम मजबूर हैं जलने के लिए। हम जलने के लिए मजबूर नहीं हैं, हम जल के रोशनी दे रहे हैं।
तो पहले तो यह गलतफहमी वो दूर कर ले। और बिल्कुल ठीक कहा विनय परिहार जी कि उजाले में हम दिखाई नहीं देते, अगर शौक है अंधेरे में बात करने का तो हम उसके लिए भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मित्रों मैं आपका समय नहीं लूंगा, प्रशासन के लोग भी अपने ही कर्मचारी हैं। मैं आपका केवल यह आह्वान करना चाहता हूं कि आज ये मध्य प्रदेश में जो मसाला आपने प्रज्वलित किया है, यह विपरीत धारा हम बदल देंगे। कई लोग कहते हैं कि हवा विपरीत है, कहते हैं ना हवा ठीक नहीं चल रही शैलेंद्र जी, सब मत करिए, होता ना, ऐसे कहा जाता ना। तो दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें मैं आपको कहूंगा। हवा तो है ही मुखालिफ, मुखालिफ मतलब विपरीत। हवा तो है ही मुखालिफ, तू डराता है क्या? हवा तो है ही मुखालिफ, तू डराता है क्या? लेकिन हवा का रूप देखकर कोई दीपक जलाता है। तो ये संघर्ष का दिया हमने जला दिया, यह संघर्ष की मशाल आज प्रज्वलित हो गई है। जो लखनऊ की धरती से मशाल चली थी वह और प्रज्वलित हो गई है आज भोपाल की धरती। और इस मशाल को आज से हिमाचल हमें प्रज्वलित करना, हम संघर्ष करेंगे। मैं अंतिम वाक्य अपना कहूंगा स्वामी विवेकानंद के शब्दों में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब कोई कठिन कार्य कोई लेता है तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज उपहास की होती है। अगर आज ये संकल्प लिया है मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम ने, अगर आज ये संकल्प लिया है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स ने कि हम निजीकरण की इस धारा को रोकेंगे, तो स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि पहली प्रतिक्रिया होती है उपहास की। लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये नरेंद्र मोदी से लड़ जाएंगे, हम उनसे लड़ भी नहीं, हम तो गलत नीतियों से, हम गलत नीतियों से लड़ रहे हैं। जब बालाकोट होता है तो जितनी जोर से आप वंदे मातरम बोलते हैं उससे ज्यादा जोर से हम वंदे मातरम बोलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसकी। लेकिन बालाकोट के नाम पर 1 रुपए में हम अपनी संपत्ति भी नहीं बिकने देंगे, यह संकल्प लिया। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पहला स्टेज जो है उपहास की होती, लेकिन जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो दूसरा चरण जानते हैं क्या कहते हैं? विरोध का होता। अभी रैली नहीं निकाल सकते, अभी दफ्तर में अटेंडेंस मांगी जाएगी। आज तो संडे है, ये और कोई दिन होता तो अटेंडेंस मांगो। तो दूसरा स्टेज जो आती है स्वामी जी कहते हैं पहली उपहास की होती है, दूसरी विरोध की होती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जो तीसरी बात कहते हैं और उसी को अपने दिमाग में रखिए, उसी को अपने दिल में रखिए। स्वामी जी कहते हैं तीसरी परिणति स्वीकारता की होती है, एक्सेप्टेंस, कि जो कह रहा था यूनाइटेड फोरम वह ठीक कह रहा था, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है। इसलिए मित्रों मैं आपसे यह कहूंगा, दिल गर्म और दिमाग ठंडा, इस सूत्र पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद का एक आखिरी वाक्य, winning over the goal is not the toughest one. Winning over the patience in the process of winning the goal is really tough. लक्ष्य को प्राप्त कर लेना कोई कठिन काम नहीं। अभी जयप्रकाश जी ने प्राप्त किया उत्तर प्रदेश में, बताया लक्ष्य को प्राप्त कर लेना कोई कठिन काम नहीं है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, उत्तर प्रदेश की लड़ाई 36 दिन चली। लक्ष्य प्राप्त करना कठिन काम नहीं है, स्वामी जी कहते हैं। वह कहते हैं लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अपने धैर्य पर विजय बनाए रखना, नियंत्रण बनाए रखना, वह कठिन। तो जब हम लोग कठिन काम के लिए आगे बढ़े हैं तो मित्रों बस यही आह्वान करते हुए कि मशाल जलती रही है, अपने धैर्य को बनाए रखना है। और एक बार फिर शहीद आजम भगत सिंह के नारे के साथ इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इंजीनियर शैलेंद्र साहब।